ज़रा सोचिए, अगर आज के टाइम में पैसा ना हो तो क्या होगा? क्या होगा ज़रा सोचिए। अगर पैसा ना हो तो क्या आप किसी चीज़ को खरीद पाएंगे? क्या किसी चीज़ की वैल्यू का पता कर पाएंगे? क्या आप अपने घर पे बैठे किसी दूसरे को पैसों को ट्रांसफ़र कर पाएंगे? नहीं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पैसे नहीं थे। वो एक ऐसा समय था जब लोग पैसों के बिना ही लेन देन करते थे। वो एक ऐसा समय था जब लोगों की ज़रूरतें इतनी कम थी कि आपस में एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर लिया करते थे। उस समय को हम बोलते थे कौन सा? प्राचीन समय, एंशियंट टाइम, जहाँ लोग अभी आदि मानव की ज़िंदगी को छोड़ के एक ही जगह पर रहने लगे थे। और जब रहने लगे थे तो उनकी आवश्यकताएं एक दूसरे से पूरी होने लगी, तो वो एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं को क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। मान लीजिए मुझे घड़ा चाहिए, तो मैं मुझे घड़ा चाहिए लेकिन मेरे पास बहुत सारा अनाज है, तो घड़े बनाने वाले से मैं घड़ा ले लूँगा और उसको अनाज दे दूँगा और हमारी एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। था ना इंटरेस्टिंग, मज़ेदार? तो यहाँ पर वस्तुओं के साथ एक्सचेंज हुआ। मैंने घड़ा लिया और बदले में अनाज दिया। तो इस सिद्धांत को, इस प्रणाली को बोलते थे बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, जहाँ पर डायरेक्टली वस्तुओं के साथ आदान प्रदान करते थे, जिसको सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और आज के समय में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में क्यों नहीं है और क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानी, दिखने में वस्तु परेशानी पर आसान लगता है, सामान दे दिया, सामान ले लिया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी परेशानियां थी, जिन परेशानियों को दूर करते करते ही बाद में मुद्रा का विकास हुआ। और हर एक चीज़ के टाइम में आज मुद्रा की वैल्यू है, पैसों की बोलती, कहते हैं ना पैसा बोलता है। सही बताया, पैसा बोलता है। और लेकिन पैसा बोलना तब शुरू हुआ जब वस्तु विनिमय में बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हुई। तो वस्तु विनिमय क्या है? अगर वस्तु विनिमय के बारे में आप पता करना चाहते हैं, वस्तु विनिमय के बारे में लिखना चाहते हैं, सबसे पहले अर्थ है वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तुओं तथा सेवाओं के साथ प्रत्यक्ष अदल बदल की प्रणाली है। और उसी को वस्तु, जहाँ पर डायरेक्टली वस्तुओं के साथ एक्सचेंज होता है। जैसे एक बंदे के पास फल है, दूसरे के पास मुर्गी है, ये अपनी मुर्गी इसको दे के अपना फल इसको ले लेगा। तो इस तरह से दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। और आवश्यकताओं की पूर्ति को इसी माध्यम को, जहाँ पर कुछ बीच में माध्यम नहीं होता है, कुछ सामान जाता है। और सबसे खास बात है, आप कोई सामान दोगे तभी कोई सामान, इसलिए यहाँ पर एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष अदला बदली, कि एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले वाला सामना होता था, ले वाला मामला होता था। दैट इज नोन एज वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वार्टर सिस्टम। इसके बारे में परिभाषाएं दी गई हैं। SRP कैंट के शब्दों में वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना, मतलब एक ऐसा माध्यम, ऐसा जरिया जहां पर मुद्रा का प्रयोग नहीं है, मुद्रा के प्रयोग के बिना ही वस्तुओं का अदला बदली कर लेना, वस्तुओं का एक्सचेंज कर लेना, क्रय विक्रय कर लेना ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और एस थॉमस ने कहा है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ प्रत्यक्ष रूप से विनिमय करना वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। और ये प्रत्यक्ष विनिमय तभी इसलिए होता है क्योंकि मुद्रा नहीं है। मुद्रा के अभाव में जब लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं तो वो एक दूसरे की ज़रूरतों पर डिपेंड हो जाते हैं। और ये वही हो सकता है जहाँ पर लोगों की आवश्यकताएं कम हैं, लोग थोड़े से एरिया में रहते हैं, क्योंकि कम आवश्यकताओं में ही एक दूसरे की आवश्यकताएं पूर्ति। लेकिन आज के समय में सोचो, क्या आज के समय में ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या एप्लीकेबल है? क्या आज के समाज आज सरकार ने कह दिया कि देश में मुद्रा का कोई रूप नहीं होगा, सब लोग वस्तु विनिमय को कर पाएंगे? तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। 50% लोग मर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमी ठप हो जाए। क्योंकि आज मनी ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरी इकोनॉमी को चला रही है, दैट इज़ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को पूरी तरीके से दोबारा लागू नहीं कर सकते। उदाहरण के माध्यम से देखिए, यहाँ पर उदाहरण देखिए, एक इसने बैग के साथ जूते का अदला बदली कर लिया, इसने केले के साथ सेब का अदला बदली कर लिया, ठीक है, रुपए के साथ साइकिल का, मतलब एक दूसरे के साथ वस्तुओं का जब आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे का, एक वस्तु दिया सिवा। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपकी नाई की दुकान में जा रहे हैं बाल कटवाने वाले, तो नाई जो क्या करता है, आपके बदले में आपसे कुछ चावल वगैरह ले लेगा, आप उसको चावल देंगे, बदले में अपने बाल कटवाएंगे। तो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ सर्विस का वस्तु के साथ। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब बात यह है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें, ये कब लागू हो सकती है वस्तु विनिमय प्रणाली? देखिए, नॉर्मली कहना आसान है
कि वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु देखिए, वस्तु ले लो, काम खत्म। लेकिन इसके भी कुछ शर्तें होती हैं। नंबर 1, आवश्यकता का सीमित होना। जब लोगों की आवश्यकताएं सीमित होती है ना, तो भी सीमित साधनों का ही एक्सचेंज हो सकता है। आज के समय में लोगों की आवश्यकता अनंत है, जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो ऐसे में वस्तुओं के साथ सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आज तो पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ आवश्यकताएं कम होती है, सीमित होती है, तो वहीं पर वस्तु विनिमय का प्रयोग हो सकता है। सीमित विनिमय क्षेत्र, सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र जो होता है, एक्सचेंज एरिया है कम। आज हम कोई भी चीज़, जैसे हमें कुछ मोबाइल वगैरह खरीदना है, ऑर्डर करते हैं, विदेशों से तक सामान आपके पास आ जाता है। लेकिन वस्तु विनिमय में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर वस्तु विनिमय के लिए एरिया ऑफ एक्सचेंज छोटा होना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, एक ऐसा समाज जहाँ पर मुद्रा का प्रारूप नहीं हो पाया, जो विकसित नहीं हो पाया, डेवलप नहीं हो पाया, ऐसे समाज में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता है। एक ऐसा समाज जहाँ पर मुद्रा का अभाव होता है, मनी नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ यूनिट नहीं होता, वहाँ वस्तु विनिमय का प्रयोग होता है। आवश्यकताओं में दोहरा संयोग होना चाहिए। वस्तु विनिमय की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट है कि दो व्यक्तियों का ऐसा होना, मान लो ए और बी दो लोग हैं, दोनों लोग ऐसे होते हैं कि दोनों के पास एक दूसरे की ज़रूरत का सामान हो और दोनों ही उसको एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, तो उस स्थिति को दोहरा संयोग बोलते हैं। अगर ये होता है तभी वस्तु विनिमय हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। यातायात साधनों का अभाव अगर जहाँ पर होता है, जहाँ पर यातायात के साधन नहीं होते आने जाने का, तब वहाँ पर वस्तु विनिमय का प्रयोग हो सकता है। लेकिन मेन है इसके लाभ भी होते। वस्तु विनिमय प्रणाली के हमारे अर्थव्यवस्था को कुछ लाभ होते हैं। प्राचीन समय में तो था, आज के समय में तो इसकी लाभ की बात की छोड़ो। ये प्रणाली आसान होती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, सामान देने के बदले में सामान लेना पड़ता है। नेक्स्ट, आपसी सहयोग में वृद्धि होती है, कोऑपरेशन होता है कि लोग एक दूसरे की ज़रूरतों पर डिपेंड होते हैं, लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो आपसी सौहार्द बढ़ता है, कोऑपरेशन बढ़ता है। आर्थिक असमानताएं नहीं होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली जब थी यहाँ से कई साल पहले, कई सैकड़ों साल पहले, तो उस समय में समाज में कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सब लोग समान में एक समान थे, समाज में सब लोग बराबर पोजीशन हासिल करते थे। ठीक है, तो आज के समय में जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो अमीर है, उसके पास ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, जिसका पैसा कम है वो गरीब है। लेकिन ऐसा नहीं था। आर्थिक उच्चावचन, स्फीति और महंगाई, मंदी की कोई बात ही नहीं थी कि वस्तुओं का वस्तु एक्सचेंज हो जाता था, लोगों की आवश्यकता कम थी, तो महंगाई मंदी की स्थिति उस समय पर नहीं थी। सरल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हो सकता था, क्योंकि डायरेक्ट गुड्स का होता था, तो एक्सचेंज पॉसिबल था बहुत ईजीली। लेकिन जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती चली गई, आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, लोगों के रहने सहने का ढंग बदलता चला गया, वैसे वैसे वस्तु विनिमय की जो शर्तें थीं वो पूरी नहीं हो पाई। वस्तु विनिमय के जो गुण थे वो अवगुण में बदलते चले गए, क्योंकि लोगों की आवश्यकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि शर्तें पूरी नहीं हो पाई। जैसे ही वो शर्तें पूरी नहीं, तो वो शर्तें अब किसमें, कठिनाइयों में तब्दील हो गई। तो वस्तु विनिमय की प्रणाली की जो कठिनाइयों में सबसे पहली कठिनाई थी वो है दोहरे संयोग का अभाव। मतलब दो लोगों का ऐसा होना, मान लीजिए दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी, ए और बी, दो लोगों का ऐसा हो पाना जहां पर बी के पास ए की ज़रूरत का सामान हो और ए के पास बी की ज़रूरत का सामान हो और दोनों ही अदला बदली करने के लिए तैयार हो। और ऐसा हो पाना समय के साथ साथ मुश्किल होता चला गया कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर दिल्ली में रहते हो और आपको शिफ्ट होना है लखनऊ में। अब वस्तु विनिमय का समय है, तो क्या करना पड़ेगा, लखनऊ में ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे। अगर मान लीजिए वो बंदा मिल भी गया, क्या ज़रूरत है, क्या मतलब है कि वो आपके साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार होगा। तो दोहरे संयोग का अभाव समय के साथ साथ घटता चला गया, दोहरे संयोग का अभाव बढ़ता चला गया, दोहरे संयोग मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे में एक ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी जहाँ पर दोहरे संयोग की ज़रूरत ही ना पड़े, तभी मुद्रा का विकास हुआ। ये पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम हुई क्रय शक्ति के संचय में। हर कोई चाहता है कि अपनी इनकम का, अपनी कमाई का एक भाग फ्यूचर के लिए जमा करके रखें, ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर उसका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वस्तु विनिमय में क्योंकि हमारे पास वस्तुएं होती हैं, तो वस्तुओं को लंबे समय तक आप जमा करके नहीं रख सकते। कुछ समय तक रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। वो वस्तुएं सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी,
फ्यूचर का यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से इस प्रणाली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई कि आज अगर बहुत सारी चीज़ आपके पास ज़्यादा है, उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखना, अगर कम हो तो यूज़ कर सके, ऐसा नहीं हो पाता था। यानी कि फ्यूचर की सेविंग हम वस्तु विनिमय में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। भाव लिखा हुआ है, सॉरी ये अभाव होगा, ठीक है ना। मतलब एक ऐसी यूनिट नहीं थी जिससे किसी भी वस्तु के मूल्य को मापा जा सके। जैसे गाय के बदले में कितना मूल्य देना है, फल के बदले में कितना मूल्य देना है, आपस में एक्सचेंज कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कपड़े चाहिए और आपके पास चावल है तो कितने कपड़े के बदले में कितना चावल दिया या चावल के बदले में कितना कपड़ा दिया जाए, कैसे मेजर करेंगे। अगर आपने मान भी लिया तो हर जगह वो इकाई मान्य नहीं होती थी। तो एक ऐसे यूनिट का अभाव था जिससे किसी भी चीज़ की मूल्य को तय किया जाए, एक्सचेंज को तय किया जाए और आसानी एक्सचेंज तय। तो सर्वमान्य मूल्य यानी कि हर कोई उस यूनिट को मापे माने, ऐसा बड़ा मुश्किल था। नेक्स्ट वन इज वस्तु विभाजन में कठिनाई। वस्तुओं को बीच में बांटना, वस्तु का विभाजन। जैसे आज के टाइम में हर एक चीज़ विभाजित है, ये महंगा है, ये सस्ता है, ये प्रायोगिक है, ये प्रायोगिक नहीं है। तो ऐसे में पुराने समय में ऐसा कुछ नहीं था, महंगा सस्ता नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट था जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बीच में डिफ़िकल्ट करना। आज निर्जीवित वस्तुओं की जो है कीमत ज़्यादा होती है, निर्जीव की कम होती है। तो यहाँ पर वर्गीकृत कर पाना बड़ा मुश्किल था। मूल्य हस्तांतरण का अभाव। एक दूसरे की जगह पर मान लीजिए कि आप जो है दिल्ली में रहते हो, आप जो है दिल्ली में रहते हैं और लखनऊ से आपको कुछ पैसा मंगाना है तो कैसे मंगाएंगे, कुछ वस्तुएं मंगानी एक्सचेंज करने के लिए, तो ट्रांसफ़र करने की बहुत प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है भावी भुगतान का अभाव। अगर वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी खासियत है कि आप कुछ देंगे तभी कुछ मिलेगा। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो आप एक्सचेंज भी नहीं कर पाएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि आज आपके पास सामान नहीं है लेकिन जो आपकी ज़रूरत का सामान है वो सामने वाला आपका दे दे, तो पॉसिबल नहीं था। तो ये तमाम परेशानियाँ वस्तु विनिमय में धीरे धीरे आती चली गई। लोगों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, ये परेशानियाँ आनी, वस्तु विनिमय उस पर सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती। तो उन वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को धीरे धीरे, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, मनुष्य के सामने जब परेशानियाँ खड़ी होती हैं तो उस परेशानियों को दूर करने के लिए वो काम करता है, सोचता है, नए नए तकनीक ईजाद करता है। तो वस्तु विनिमय की प्रणाली को दूर करते करते फिर मुद्रा का विकास हुआ। आज के सामने मुद्रा का एक ऐसा माप हम सामने देखते हैं, मुद्रा का एक ऐसा रूप कि जेब में पैसे, नोट, करेंसी वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल सामने हो या कार्ड पास हो, अब हर चीज़ खरीद या बेच सकते हैं। दैट इज़ मनी। ये तब हुआ जब लोगों ने वस्तु विनिमय की तमाम परेशानियों को दूर करना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? कोई डाउट रह जाता है फिर बताइएगा मेरे पास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, सोशल मीडिया में फॉलो करके बताइएगा, जैसे भी हो बताइएगा ज़रूर कि आपको परेशानी क्या है। तब तक ये थैंक यू एंड बाय।